नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ पंकज शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। भाई आज की जो क्लास है उसमें एडजेक्टिव टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेशन को कवर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके बीच है। मैं चाहूँगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से कीजिए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं भाई। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके बीच है, ईच ऑफ वन स्टूडेंट हैज़ कम इन द एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। देखो काफ़ी बच्चों का आंसर यहाँ पे आ गया होगा भाई। वैसे भी पढ़ने मात्र से आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि जो एरर है वो कहीं ना कहीं ए पार्ट में है। एडजेक्टिव टॉपिक में काफ़ी डिटेल से बताया गया था दोस्तों आपको कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कोई हमारी मतलब जब भी हमें इस तरीके की टर्म दिखाई जाती है तो इसके ठीक बाद जो हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। वैसे भी दोस्तों आप जानते हो कि ऑफ प्रेपोजिशन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें से एक फंक्शन होता है सिलेक्शन का। जब भी ऑफ प्रेपोजिशन को सिलेक्शन के पर्पज से किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ प्रेपोजिशन के ठीक बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल यूज़ किया जाता है। और दूसरा आपको यहाँ पे ईच से भी एक हिंट मिल गया होगा दोस्तों। आप सभी को एडजेक्टिव टॉपिक में काफ़ी डिटेल से बताया गया था कि ईच का यूज़ हम दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। तो इस बात को आप इजीली ऐसे समझ सकते थे कि ईच का यूज़ हम दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, तो वन स्टूडेंट यूज़ करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, ईच ऑफ टू स्टूडेंट्स। हालांकि काफ़ी डिटेल से ये बात में समझाई गई थी आपको कि दोस्तों ईच जो है ना वो इंडिविजुअली बात करता है, यानी अलग अलग व्यक्ति की बात करता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन दो या दो से अधिक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी। तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आई हैव लिटल शुगर टू कंप्लीट दिस रेसिपी इन द राइट मैनर। देखो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें जो एरर है दोस्तों वो ए पार्ट में ही है। एरर क्या है भाई, आप सभी जानते हो लिटल जो शब्द होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और हमें सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें क्लियर हो जा रही है कि हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं। आई हैव अ लिटल शुगर, मतलब मेरे पास कुछ शुगर है इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट दिस रेसिपी इन द राइट मैनर। तो कहीं ना कहीं जो एरर है दोस्तों इसी पॉइंट को लेके है। तो अ लिटल शब्द की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वैसे काफ़ी डिटेल में आपको एक पॉइंट वहाँ पे क्लियर कराया गया था एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर दोस्तों कि लिटल, आ लिटल या फिर द लिटल के बीच क्या अंतर है। हिंट के तौर पर यहाँ पे मैं एक जरूर आपको थोड़ा सा अंतर दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ देख सकते हैं। एक वर्ड जैसे होता है हमारा लिटल, दूसरा होता है दोस्तों आ लिटल, और एक शब्द होता है हमारा द लिटल। भाई लिटल हुआ, आ लिटल हुआ या फिर द लिटल हुआ, यूजुअली हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज करते हैं। ये बात काफ़ी डिटेल से एडजेक्टिव टॉपिक में कवर कराई गई थी। और लिटल का वहाँ पे आपको सेंस समझाया गया था कि लिटल कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, जिसका मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब ना के बराबर होता है। और आ लिटल जो होता है दोस्तों उसका मतलब होता है सम, मतलब कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, सम बट नॉट मच। और द लिटल जो है इसका सेंस क्या बनता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो सब जो हमारे पास अवेलेबल है। या जब भी साफ तौर पर डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है तो हम द लिटल का वहाँ पे यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में। तो यहाँ पे जो मीनिंग बनता है दोस्तों क्या बनेगा, कहीं ना कहीं मीनिंग ये बनेगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नॉट मैनी या नॉट मच, बट ऑल दैट इज अवेलेबल, that is available, not much but all that is available। उसी तरह दोस्तों एडजेक्टिव टॉपिक में आपको फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू के बीच भी अंतर क्लियर कराया गया था। तो यहाँ पे मैं वही अंतर आपको एक बार हिंट के तौर पर रखना चाहूँगा ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर रहे आपको। फ्यू, आ फ्यू या फिर द फ्यू। फ्यू जो शब्द है दोस्तों वो भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, जिसका मतलब क्या होता है हार्डली एनी। इसका भी सेम मीनिंग होता है हार्डली एनी। अब अंतर इतना सा है दोस्तों कि लिटल, आ लिटल या फिर द लिटल जो है हमारा, ये यूजुअली हम ज़्यादातर हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ फ्यू, आ फ्यू या फिर द फ्यू जो है वो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं। आ फ्यू का जो मीनिंग होगा दोस्तों क्या होगा, सम बट नॉट मैनी,
और इसी तरह द फ्यू का जो सेंस बनेगा क्या बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन वो सब जो अवेलेबल है, नॉट मैनी बट ऑल दैट आर अवेलेबल, दैट आर अवेलेबल। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं हिंट के तौर पर। बाकी बहुत डिटेल में दोस्तों एडजेक्टिव टॉपिक में आपको कवर कराया गया था, लगभग 1 से 2 घंटे के बीच का ये सेशन था, आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल से समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटल, आ लिटल, द लिटल यूजुअली हम अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज करते हैं। दूसरा, लिटल शब्द एक नेगेटिव वर्ड है, आ लिटल का मतलब होता है दोस्तों सम बट नॉट मच, और वही द लिटल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल। वैसे ही फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू का यूज करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के सेंस में। फ्यू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों जिसका मतलब होता है हार्डली एनी, आ फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी, और द फ्यू का यूज हम तब करते हैं दोस्तों जब डिस्क्रिप्शन साफ तौर पर आपको दिखाया गया हो और कहीं ना कहीं सेंस क्या बनेगी, नॉट मैनी बट ऑल दैट आर अवेलेबल। बाकी बहुत डिटेल से सीखने के लिए, जानने के लिए आप एडजेक्टिव टॉपिक की वो क्लास देख सकते हैं दोस्तों जहाँ पे ये चीज़ें कवर कराई गई हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग क्लियर हो जा रहा है कि हमें यहाँ पे लिटल नहीं आ लिटल की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। फ्यू पीपल हैव कम इन द रिसेप्शन ऑफ द मैरिज एंड वेटिंग फॉर इटेबल्स। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं हम ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग आ चुके हैं कहाँ पे, इन द रिसेप्शन ऑफ द मैरिज। तो यहाँ पे कुछ लोगों के आने की सेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, और फ्यू जो है दोस्तों अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो फ्यू का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो बजाय इसके हमें जरूरत है यहाँ पे किसकी, आ फ्यू की। तो यहाँ पे ए पार्ट में यहाँ पे एरर है दोस्तों, जैसे कि आपको नजर आया होगा। अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है काफी बच्चों को क्लियर हो गया होगा या सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। हर वो स्टूडेंट दोस्तों जिसने एडजेक्टिव टॉपिक को कवर किया है उसको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इंफीरियर देन हरी ऑन द स्टेज। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच ये है। देखो यहाँ जो एरर है दोस्तों वो है कहीं ना कहीं बी पार्ट में। एरर क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हो कि इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ठीक बाद दोस्तों हम देन यूज नहीं कर सकते हैं, बजाय इसके टू प्रेपोजिशन की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो देन यूज करना गलत हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में आपको वो वर्ड्स कवर कराए गए थे एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर, मतलब यूजुअली कौन से शब्द थे जिनके बाद आई ओ आर देखने को मिलता है आपको, तो उनके बाद हम देन नहीं टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर है भाई। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आई प्रेफर टू लिसन म्यूजिक देन टू वॉक आउटसाइड विदाउट एनी पर्पस। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा भाई। देखो यार यहाँ पे जो एरर है वो कहीं ना कहीं बी पार्ट में है। एरर क्या है प्लीज देखिएगा भाई। आपको एक पॉइंट वहां पे क्लियर कराया गया था एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर कि कभी भी हमें एक वर्ड दिखाई दे प्रेफर या प्रेफरेबल भी हो सकता है, कि प्रेफर के ठीक बाद अगर दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है आपको, एक इन्फिनेटिव देखने को मिल जाए, तो इसका जो पेयर है कहीं ना कहीं देन से नहीं रादर देन से बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्लियर कराई गई थी दोस्तों कि रादर देन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है, ना कि इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना गलत हो जाएगा, बजाय इसके हमें यूज करना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई प्रेफर के ठीक बाद आप देख सकते हैं प्रेफर के ठीक बाद टू लिसन, यानी अपने आप में एक इन्फिनेटिव है, तो कहीं ना कहीं इसका जो पेयर है दोस्तों देन से नहीं बनेगा, बजाय इसके क्या लिखना चाहिए, रादर देन। और यहाँ पे वॉक, टू वॉक लिखने की बजाय हमें क्या लिखना चाहिए, वॉक शब्द यहाँ पे लिखना चाहिए। तो जो एरर है दोस्तों बी पार्ट में है, आप देख सकते हैं। बाकी प्रेफर के और भी काफ़ी सारे फंक्शंस आपको कवर कराए गए थे एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। तो ये आपका क्वेश्चन है भाई। देखो यार यहाँ पे इस सेंटेंस में जो एरर है वो कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही होगी बी पार्ट में। एरर क्या है भाई, आप सभी को क्लियर कराया गया था कि इनफ से पहले अगर कोई एडजेक्टिव देखने को मिलेगा दोस्तों, तो उसकी जो डिग्री रहेगी वो हमेशा कौन सी डिग्री रहेगी, पॉजिटिव डिग्री रहेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेटर तो अपने आप में कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो लिखना गलत हो जाएगा, बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे गुड यहाँ पे लिखना चाहिए। दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज गुड इनफ। तो इस तरीके से हम अपने वाक्य को बना सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर।
दिस प्रोजेक्ट इज मोस्ट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 7th है भाई, यहाँ पे काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा। जो एरर है दोस्तों ए पॉइंट में है। एरर क्या है? कंप्लीट जो शब्द है वो अपने आप में परिपूर्ण है, तो इससे पहले मोस्ट शब्द को यूज करना गलत हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर काफी सारे ऐसे वर्ड्स कवर कराए गए थे जिनको हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, जिनसे ठीक पहले मोर, मोस्ट, लेस या फिर लीस्ट जैसे शब्दों को यूज करना गलत होता है। दोस्तों कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं काफी डिटेल में एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर कवर कराई गई थी। हिंट के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कभी भी आपको देखने को मिले यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, ब्लाइंड, रेक्टेंगुलर और भी काफी सारे वर्ड हो सकते हैं। तो ध्यान ये रखना होता है दोस्तों कि इनसे ठीक पहले हम मोर, मोस्ट या फिर लेस या फिर लीस्ट जैसे शब्दों को यूज नहीं कर सकते हैं। इनको यूज करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये शब्द आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट अपने आप में इन्हीं में से एक वर्ड है, आप देख सकते हैं, जो कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो उससे ठीक पहले मोस्ट शब्द यूज करना गलत हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ही इज मोर सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट। देखो ये भी हमारा कहीं ना कहीं इसी तरह का पॉइंट है। यहाँ पे ए पार्ट में दोस्तों एरर है भाई, सीनियर सीनियर ही होता है, ठीक है, कम या ज्यादा नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे मोर यूज करना गलत हो जाएगा। तो एडजेक्टिव टॉपिक में काफी सारे ऐसे पॉइंट लिखाए गए थे, ऐसे ध्यान रखें कि जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, यानी यूजुअली वो वर्ड जिसके बाद IOR हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनसे ठीक पहले मोर, मोस्ट, लेस या लिस्ट जैसे शब्दों को यूज करना गलत होता है। तो यहाँ पे मोर लिखना गलत हो जाएगा। तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। तो अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कॉम्पेरेटिवली हॉटर इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन आपके बीच है। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से हो जाए। यहाँ पे चलो क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, जो एरर है यहाँ पे बी पार्ट में है। एरर क्या है कि यहाँ पे हॉटर शब्द को यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए दोस्तों? हॉट शब्द का यहाँ पे यूज करना चाहिए। भाई एडजेक्टिव टॉपिक में कुछ पॉइंट्स हमने कवर कराए थे। वहां पे बताया था आपको कि कॉम्पेरेटिवली हुआ, रिलेटिवली हुआ या फिर फेयरली शब्द हुआ। आई रिपीट, कॉम्पेरेटिवली, रिलेटिवली, फेयरली। इनके ठीक बाद जो हम डिग्री यूज करते हैं दोस्तों वो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हॉटर शब्द यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें एक पॉजिटिव डिग्री यूज करनी चाहिए, हॉट शब्द का आप यूज करेंगे। वैसे भी कॉम्पेरेटिवली भाई जो वर्ड है ये यूजुअली हम जो यूज करते हैं वो ऑलरेडी कॉम्परेटिव पर्पज से ही यूज करते हैं। तो ठीक इसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री यूज करना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है। या आप सिंपली ध्यान रखिए दोस्तों कि रिलेटिवली, कॉम्परेटिवली या फिर फेयरली के ठीक बाद जो डिग्री आती है वो पॉजिटिव डिग्री आती है। तो हॉटर यूज करना गलत हो जाएगा। तो बी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है भाई। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल देन तोशिबा कंपनी। तो ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यार कहीं ना कहीं जो एरर है, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो आर की है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? आर आएगा। या तो हो सकता है लिखने में हो सकता है कोई मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ना, लिखने में कोई गलती हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे प्रोडक्ट ही हो, द प्रोडक्ट ऑफ सैमसंग, ऐसा भी हो सकता है। चलिए छोड़िए, हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल देन तोशिबा कंपनी। देखो यार यहाँ पे जो एरर है साफ तौर पर क्लियर हो गया होगा कि प्रेफरेबल के साथ हम देन यूज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। प्रेफरेबल के साथ हम यूज करते हैं दोस्तों टू। भाई आप सभी जानते हो कि प्रेफरेबल हुआ या प्रेफर शब्द हुआ उसके साथ हम टू प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो देन यूज करना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा दोस्तों। तो एरर जो है वो इसी पॉइंट को लेके है। तो आप इजिली यहाँ पे देख सकते हैं। तो सी पॉइंट को लेके यहाँ पे हम मान लेते हैं एरर है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। द प्रोडक्ट्स है तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट्स होगा, और प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज नहीं आ रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए और उसके बाद सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करते हैं प्लीज।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने एफर्ट्स लगाए होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है आपके बीच, ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखो यार कहीं ना कहीं जो एरर है यहाँ पे वो है आपका ए पार्ट में। एरर क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आप सभी जानते हो कि बॉय जो शब्द वो अपने आप में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो उससे पहले सर्टेन नहीं असर्टेन शब्द हम यूज करते हैं। क्या यूज किया जाता है दोस्तों, असर्टेन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं सर्टेन लिखना गलत है, बजाय इसके क्या लिखना चाहिए, असर्टेन यहाँ पे यूज करना चाहिए। ही वॉन्टेड अ सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। तो यहाँ पे ए पार्ट में दोस्तों एरर है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखो यार ये जो सेंटेंस है काफी बच्चों का पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया होगा कि जो एरर है दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। एरर क्या है भाई, आप देख सकते हैं हर ब्लैक लॉन्ग नहीं होगा, बजाय इसके क्या लिखना चाहिए, हर लॉन्ग ब्लैक होना चाहिए। हर लॉन्ग ब्लैक, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। देखो यार ये बात हमें कैसे समझ में आई, प्लीज देखिएगा। काफी डिटेल से दोस्तों एक चीज क्लियर कराई गई थी आपको एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर कि जब एक सेंटेंस के अंदर हमें एक से ज्यादा एडजेक्टिव देखने को मिलती है तो उनके लिखने का ना एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस होता है, यहाँ पे हिंट के तौर पर थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे देखिएगा। तो ये हमारा एक लिखने का पैटर्न होता है, यानी सबसे पहले जो है हम क्या लिखते हैं दोस्तों, नंबर लिखते हैं। उसके बाद हम अपनी ओपिनियन, जो भी हमारी ओपिनियन होती है, ओपिनियन के ठीक बाद दोस्तों हमें लिखना होता है साइज। उसके बाद हम एज को लेकर डिस्कस करते हैं। एज के बाद दोस्तों शेप, सी का यहां पे सेंस बनता है कलर, और ओ का यहां पे सेंस बनेगा दोस्तों ओरिजिन। एम फॉर मटीरियल एंड पी फॉर पर्पस। तो एक सेंटेंस में जब हमें एक से ज्यादा एडजेक्टिव नजर आए दोस्तों तो लिखने का जो पैटर्न होता है वो ये होता है, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद ओपिनियन, उसके बाद साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और लास्ट में आता है आपका पर्पस। तो ऐसा पैटर्न काफी डिटेल में आपको समझाया गया था दोस्तों एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर। काफी एग्जांपल्स भी वहां पे समझाए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि ए पार्ट में एरर है भाई। लॉन्ग जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों ब्लैक लॉन्ग, भाई ब्लैक कलर है और लॉन्ग जो है अपने आप में साइज है। आप देख सकते हैं पहले साइज आएगा और उसके बाद कलर आएगा, जो नहीं दिया गया है उसको स्किप कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ए पार्ट में यहाँ पे एरर थी, लिखने का जो तरीका था वो गलत था, आगे पीछे कर रखा था एडजेक्टिव को, आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट बी श्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे भी आ गया होगा पढ़ने मात्र से कि जो एरर है दोस्तों वो बी पार्ट में है। तो यहाँ पे लकीएस्ट नहीं आएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, लकीयर शब्द का यहाँ पे यूज करना चाहिए। भाई ये पॉइंट भी आपको कैसे समझाया गया था, जब भी आपको एडजेक्टिव में दोस्तों क्या देखने को मिले, 1:2 कहीं पे भी नजर आए, यानी ऑफ द टू, इस तरीके का सेंस देखने को मिले, 1:2 यानी 1 आउट ऑफ 2। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम कॉम्पैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और उस कॉम्पैरेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो काफी डिटेल से दोस्तों ये पॉइंट आपको कवर कराया गया था। आई रिपीट, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि जब भी 1:2 आपको नजर आए, जैसे ऑफ द 2 प्लेयर्स, उनमें से ही की बात की गई है, तो 1:2 जब भी आपको नजर आए यानी 2 में से किसी एक की बात की जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कॉम्पैरेटिव डिग्री यूज की जाती है और उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द लकीयर बी श्योर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है बी पार्ट को लेके थी। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। देखिए यहाँ पे तो सिंपल सी एरर है दोस्तों, बी पार्ट को लेके है। अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कराया गया था आपको कि यूनिक जो है वो अपने आप में दोस्तों एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो इससे ठीक पहले आप मोस्ट शब्द को यूज नहीं कर सकते हैं, तो लिखना गलत हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही आपको कुछ वर्ड्स कवर कराए गए थे, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, कुछ वर्ड्स आपको कवर कराए गए थे। तो इन शब्दों से ठीक पहले आप इन शब्दों को यानी मोर, मोस्ट, लेस या लिस्ट जैसे शब्दों को यूज नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। रमेश इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द
क्लब विच इज नोन एज द लायंस क्लब। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखो यार यहाँ जो एरर है वो कहीं ना कहीं ए पार्ट में है। गलती क्या है, रमेश इज एज गुड एज हमें लिखना चाहिए। भाई हम सभी जानते हैं कि एज और एज के बीच जो डिग्री आती है पॉजिटिव डिग्री आती है, और सो और एज के बीच की जो डिग्री होती है वो भी पॉजिटिव डिग्री होती है। दूसरा दोस्तों आपको समझाया गया था कि एज का जो पेयर है हम तब यूज करते हैं जब हम मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का जो पेयर बनता है उसका यूज हम सिर्फ नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। दूसरा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी डिटेल से समझाया गया था कि अगर एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री और कॉम्पैरेटिव डिग्री हमें दिखानी है तो कंजंक्शन की हेल्प से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में दोनों डिग्री दिखाई गई है। पॉजिटिव डिग्री को लिखने का तरीका ये रहेगा एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस, और उसके ठीक बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे कॉम्पैरेटिव डिग्री दिखाई है कंजंक्शन के ठीक बाद। यहाँ पे देख सकते हैं बेटर कॉम्पैरेटिव डिग्री है और यहाँ पे देन लिखा हुआ है, कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। देखो ये काफ़ी डिटेल से आपको पॉइंट कवर कराया गया था एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर कि जब एक ही सेंटेंस में हमें पॉजिटिव और कॉम्पैरेटिव डिग्री दिखानी होती है तो हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, कंजंक्शन का सहारा लेते हैं। कॉम्पैरेटिव डिग्री जब हम दिखाते हैं कॉम्पैरेटिव पर्पज से जब हम यूज़ करते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री को किसी सेंटेंस के अंदर, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज़ किया गया है क्योंकि कॉम्पैरेटिव पर्पज से ही यहाँ पे कॉम्पैरेटिव डिग्री को यूज़ किया गया है। और पॉजिटिव डिग्री को लिखने का जो तरीका होता है दोस्तों क्या होता है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल क्लियर करना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा ही इज़ एज गुड एज मोहन, मतलब वो उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन। तो यहाँ पे इस तरीके का जब भी हम सेंस दिखाएंगे तो एज पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, एज लिखेंगे। तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योर ओवर कॉन्फिडेंट ऑन अदर्स इवन फॉर ट्राइवियल मैटर्स में प्रूव डिसएडवांटेजियस। तो ये हमें क्वेश्चन दिखाया गया है। देखिए यार यहाँ जो एरर है ना 16th की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो एरर है वो कहीं ना कहीं ए पार्ट में है। एरर क्या है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंट शब्द यूज करना ही गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव होता है और हमें यहाँ पे एक नाउन की रिक्वायरमेंट है। तो हम लिखेंगे योर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, माफी चाहूंगा यहाँ पे डिपेंडेंट लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, योर ओवर डिपेंडेंट। तो यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं आएगा क्योंकि डिपेंडेंट शब्द भी हमारा अपने आप में क्या होता है दोस्तों, एक एडजेक्टिव ही होता है। क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, तो नाउन क्या होता है दोस्तों, डिपेंडेंस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, योर ओवर डिपेंडेंट नहीं लिखेंगे, डिपेंडेंस लिखेंगे, डिपेंडेंस। आई रिपीट, एक बार फिर से क्वेश्चन को कवर करना चाहूंगा दोस्तों, योर ओवर डिपेंडेंट लिखा हुआ है, योर ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स इवन फॉर ट्राइवियल मैटर्स में प्रूव डिसएडवांटेजियस। तो ये हमें क्वेश्चन दिखाया गया है। मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे जो एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में क्या एरर है, डिपेंडेंट जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव होता है और यहाँ पे एक नाउन की रिक्वायरमेंट है सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग। तो नाउन क्या होता है दोस्तों, हमारा डिपेंडेंस। हालांकि काफ़ी बच्चों के दिमाग में डिपेंडेंसी वर्ड भी हो सकता है, वो भी अपने आप में नाउन होता है, उस तरीके से भी हम सही कर सकते हैं सेंटेंस को। तो फाइनली जो एरर है दोस्तों वो ए पार्ट में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, योर ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स। तो इजीली हम इस बात को ऐसे सही कर सकते थे। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, ही वॉज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स हु यूज्ड टू विजिट हिम। इसी तरह का एक पॉइंट है दोस्तों, और मैं चाहूंगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए और इजीली आप इस बात को यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो एरर है वो ए पार्ट में ही है। भाई यहाँ पे इंटेलिजेंट शब्द फिर से एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे हमें एक नाउन की रिक्वायरमेंट है। भाई आर्टिकल दा लिखा हुआ है और इसके ठीक बाद हमें एक एडजेक्टिव नहीं, एक नाउन की रिक्वायरमेंट है। और नाउन आपका इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंस होता है। तो सेंटेंस सही कैसे बनेगा, ही वॉज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंस एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स हु यूज्ड टू विजिट हिम। उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी और सेंटेंस आपका सही हुआ होगा। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की नहीं, ये एक एडजेक्टिव होता है हमारा, तो यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, एक नाउन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी हमें एक नाउन की रिक्वायरमेंट थी, नाउन की।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश हैज बीन बोथ अ डिसऑनेस्टी पर्सन एंड गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड। देखो ये भी इसी पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। देखो यार यहाँ पे भी हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है। ए आर्टिकल है दोस्तों, और यहाँ पे पर्सन जो शब्द अपने आप में नाउन है। आप सभी जानते हो कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एक एडजेक्टिव आता है, यानी यहाँ पे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, ना कि एक एडवर्ब की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिसऑनेस्ट शब्द का यहाँ पे यूज करेंगे। और डिसऑनेस्ट पर्सन, तो डिसऑनेस्ट आएगा, डिसऑनेस्ट लिखना गलत हो जाएगा, यानी जो एरर है दोस्तों बी पार्ट में थी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से यहाँ पे की जाए। तो सीधी सी एक एरर है दोस्तों, यहाँ पे जो एरर है वो कहीं ना कहीं आपका सी पॉइंट में एरर बन जाएगी। देखो क्या बनेगी, पढ़ने मात्रा से क्लियर हो गया होगा काफी बच्चों को। हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड, क्या इंक्लूड है उसके अंदर, हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली नहीं आएगा, टू टेक क्विक एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस। तो यहाँ पे क्विकली की बजाय हमें क्या यूज करना चाहिए दोस्तों, क्विक शब्द की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एक एडजेक्टिव की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हम लिखेंगे क्विक, ना कि एक क्विकली शब्द कहाँ पे यूज करेंगे। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, सम पीपल हैव generously contributed to the welfare fund but they wanted that their names should not be published। तो ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो सीधी से एक एरर है, काफी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ जो एरर है दोस्तों देखो समझते हैं, सम पीपल हैव जेनरसली कॉन्ट्रीब्यूटेड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे किया भाई, टू द वेलफेयर फंड बट दे वांटेड दैट देयर नेम्स शुड नॉट बी पब्लिश्ड, मतलब उनके नाम जो है वो पब्लिश्ड नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं सी पार्ट में एरर है कि देयर को लिखने का तरीका ही दोस्तों गलत है। यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हम क्या लिखेंगे, देयर। लिखने का तरीका ये रहेगा आपका, THERE लिखना दोस्तों गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे THEIR आपको लिखना था। तो सी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखो यार यहाँ पे जरूरत है उनके नाम, और देयर जो होता है इसका जो सेंस बनता है वो क्या होता है, यानी वहाँ। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हमें THEIR की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं दोस्तों अपने कुछ अगले क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार आप कोशिश करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए समझते हैं। देखो, you must realize how important it is to give away to the needy whatever you possess in excess। देखो सेंटेंस की जो सेंस है ना उससे आपको क्लियर हो रहा होगा, you must realize how important होना चाहिए, how important it is। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों एक नाउन, और हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, एक एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या होगा आपका, इम्पोर्टेंट, हाउ इम्पोर्टेंट। तो सीधा सा एक क्वेश्चन था, ए पार्ट में यहाँ पे एरर थी, पढ़ने मात्र से ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आई सो एन एंशियस पेल गर्ल हु व्हेन आस्क्ड लेट मी नो दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम कंजम्पशन। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से यहाँ पे की जाए। देखिए यार यहाँ जो एरर है कहीं ना कहीं बी पार्ट में है, काफी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आई सो एन एंशियस पेल गर्ल लिखना गलत है, बजाय इसके क्या होना चाहिए था, आई सो अ पेल एंशियस गर्ल। तो बी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर थी। तो कहीं ना कहीं जो लिखने का जो पैटर्न था वो गलत था, बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए था, आई सो अ पेल एंशियस गर्ल। तो कहीं ना कहीं एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी हम एक एडजेक्टिव की बात करेंगे, यानी एडजेक्टिव ऑफ जो ह्यूमन जो इमोशन होता है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी की जब भी हम बात करेंगे तो उसकी जो पोजीशन होती है वो पेल या डार्क के बाद होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं,
ठीक है। और इमोशंस की मतलब ह्यूमन के इमोशंस पर्सनैलिटी की जब भी हम बात करेंगे तो उसकी जो पोजीशन रहेगी दोस्तों वो कहाँ होती है, वो हमेशा पेल या डार्क जैसे शब्दों के बाद होती है, ना कि पहले होती है। तो कहीं ना कहीं पोजीशन को लेके यहाँ पे एरर थी, ठीक है। तो हमें लिखना था आई सो अ पेल एंशिशियस गर्ल, ना कि आई सो एन एंशिशियस पेल गर्ल। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। शी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी एक फ्रीक्वेंसी रही है इस क्वेश्चन की दोस्तों। तो मैं चाहूँगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो दोस्तों जो गलती है या जो एरर है वो है आपकी डी पार्ट में, समझिएगा। देखो, शी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनी के बाद क्या आएगा, एनी अदर मैन, मतलब दूसरा कोई भी व्यक्ति हो इस विलेज का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्या यूज करेंगे, एनी के बाद दोस्तों यूज करेंगे अदर शब्द का। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एडजेक्टिव टॉपिक में आपको क्लियर कराया गया था कि ऑल के बाद, नो के बाद और एनी के बाद हम क्या यूज करते हैं, अदर यूज करते हैं जब भी किसी एक को सबके साथ कंपेयर किया जाता है और इस एक को बाहर निकालना होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, जब हम मान लीजिए, हम सभी जानते हैं दोस्तों सेम थिंग्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है। जब सेम थिंग्स के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, ऑल, नो या फिर एनी के बाद क्या यूज़ करते हैं, अदर शब्द का यूज़ करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा, नो मेटल is as precious as gold. नो मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। भाई यहाँ पे एक मेटल को मेटल के साथ ही कंपेयर किया गया है। भाई गोल्ड भी एक मेटल है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें, जब भी इस तरीके का कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब कोई भी दूसरा मेटल इतना प्रीशियस नहीं है जितना कि गोल्ड। इस तरीके का यहाँ पे सेंस हम दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे नो के बाद क्या आएगा, अदर शब्द का यूज किया जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी अदर मेटल्स है ना दोस्तों, उनमें जो सबसे ज्यादा जो प्रीशियस है वो कौन सा है, गोल्ड है। तो इस तरीके का यहाँ पे सेंस दिखाया गया है, यानी किसी एक को बाहर निकालना होता है सबके कॉम्पेरेटिवली, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नो के बाद, एनी के बाद या फिर ऑल के बाद अदर शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एनी के बाद अदर की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं चाहूंगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी वुड फाइंड हर ग्रूम हर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो यार क्वेश्चन क्या है, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी वुड फाइंड हर ग्रूम हर सेल्फ। देखो यार यहाँ जो एरर है ना, काफी बच्चों को हालांकि क्लियर हो गया होगा, कहीं ना कहीं जो एरर है वो बी पार्ट में आपको नजर आ रही होगी। देखो यार एरर है क्या भाई, बेटर जो शब्द है वो अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है, तो उससे पहले मोर शब्द की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं बी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है दोस्तों। उम्मीद है काफी बच्चों का आंसर वैसे ही आ गया होगा। देखो सीधी सी बात थी, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो बेटर जो है अपने आप में दोस्तों कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और मोर का यूज भी हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए ही यूज करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मोर शब्द की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेटर शब्द अपने आप में क्या है दोस्तों, एक कॉम्परेटिव डिग्री है। तो इससे पहले आप मोर शब्द को यूज नहीं कर सकते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ही ऑफन
tells us that he does not like anything more than sleeping peacefully. तो अगला क्वेश्चन आपके बीच है, आई रिपीट, he often tells us that he does not like anything more than sleeping peacefully. देखो इस सेंटेंस में दोस्तों कोई भी एरर नहीं है, तो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं भाई। तो यहाँ पे 25th का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ई। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस फिर से आपके बीच है, मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। तो आप जल्दी से एक कोशिश अपनी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके बीच है भाई, वी आर इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग द न्यू लैपटॉप मॉडल सिंस इट हैज मैनी फीचर्स अनअवेलेबल इन कन्वेंशियल कंप्यूटर। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब देखना ये है दोस्तों कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, कहाँ पे कोई गलती नजर आ रही है आपको। वी आर इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग द न्यू लैपटॉप मॉडल सिंस इट हैज मैनी फीचर्स अनअवेलेबल इन कन्वेंशियल कंप्यूटर। देखो यहाँ जो एरर है ना दोस्तों, वो ए पार्ट में आपको नजर आ रही होगी भाई। यहाँ पे देखो वी आर इंटरेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्टेड की रिक्वायरमेंट है। वी आर इंटरेस्टेड मतलब हम इंटरेस्टेड हैं किस चीज में, इन परचेजिंग द न्यू लैपटॉप। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड शब्द की रिक्वायरमेंट है। तो सेंटेंस की सेंस से हमें चीज क्लियर हो गई है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग लिखना दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, इंटरेस्टेड शब्द का यहाँ पे यूज करना चाहिए। हालांकि है दोनों ही एडजेक्टिव भाई, इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव है और इंटरेस्टेड भी क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव ही है। लेकिन इस बात का आप ऐसे ध्यान रखें कि जब भी हमें नेचर शो करना हो ना, यानी स्वभाव शो करना है, स्वभाव दिखाना है किसी चीज का, तब हम इंटरेस्टिंग यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है ही इज बोरिंग, कि उसका नेचर कैसा है कि वो बोरिंग है भाई। और जब हमें दिखाना है कि हम किसी कार्य में दोस्तों क्या है, मतलब अपनी फीलिंग को जब हम दर्शाना चाहते हैं तो हम इंटरेस्टेड शब्द का यूज करते हैं कि हम अपनी फीलिंग दिखा रहे हैं कि हाँ भाई मैं इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, इंटरेस्टेड शब्द का यूज कर लेंगे। उम्मीद है दोनों के बीच अंतर आप सीख पाए। तो सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें अपनी फीलिंग दिखानी है। तो फीलिंग दिखानी है तो क्या लिखेंगे, वी आर इंटरेस्टेड, कि हम इंटरेस्टेड है किस चीज में, इन परचेजिंग द न्यू लैपटॉप मॉडल सिंस इट हैज मैनी फीचर्स अनअवेलेबल इन कन्वेंशियल कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप देख सकते थे। तो यहाँ पे ए पार्ट में दोस्तों एरर थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इट इज क्रूशियली टू ऑब्टेन द बोर्ड्स अप्रूवल फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मर्जर। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच है दोस्तों। देखो यहाँ पे सीधी से एक एरर आपको नजर आ रही होगी कि इट इज, भाई यहाँ पे हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रूशियली जो शब्द दोस्तों एक एडवर्ब है और यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो हम लिखेंगे इट इज क्रूशियल। इट इज क्रूशियल, क्रूशियली लिखना गलत हो जाएगा। वैसे भी हम सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद या तो हम नाउन लिखते हैं या प्रोनाउन लिखते हैं या फिर कोई एडजेक्टिव लिखते हैं। यहाँ पे इज जो है अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसके ठीक बाद दोस्तों एक एडवर्ब का यूज नहीं किया जा सकता है। क्रूशियली अपने आप में एक एडवर्ब है जो कि गलत है। हम एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, हम लिखेंगे इट इज क्रूशियल टू ऑब्टेन द बोर्ड्स अप्रूवल फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मर्जर। तो कहीं ना कहीं जो गलती है दोस्तों वो ए पार्ट में थी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, इंडियाज जीडीपी इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो ऑफ 6% हायर देन दोज ऑफ द यूएस। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच है भाई। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। देखो यहां पे दोस्तों जो गलती है ना वो कहीं ना कहीं है आपके सी पार्ट में। एरर क्या है, यहां पे दोज ऑफ नहीं आएगा, बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, दैट ऑफ। दोज नहीं दैट लिखना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक चीज समझने की, देखो हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना वो जीडीपी का कर रहे हैं। भाई इंडिया की जो जीडीपी है, इंडियाज जीडीपी इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो ऑफ 6% हायर देन। अब यहाँ पे जीडीपी को जीडीपी के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जीडीपी को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे हमें जो प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, यानी जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, जिसका यूज हम यूजुअली कब करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे एक सिंगुलर हमें
प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, तो दोज ऑफ लिखना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो जीडीपी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, दैट ऑफ द यूएस, यानी यूएस की जीडीपी की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे सी पॉइंट को लेके एरर बन जाता है हमारा, इजिली आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। द वर्क ऑफ एन अनएजुकेटेड फार्मर इज फार इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ अ प्रोफेसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इजिली हो गया होगा काफ़ी बच्चों का। देखिए यहाँ जो दोस्तों जो गलती है वो कहीं ना कहीं बी पार्ट में है। क्या है, फार के बाद क्या लिखना चाहिए, इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन। वैसे भी आप सभी जानते हो दोस्तों कि देन जब सेंटेंस में यूज किया जाता है, बेसिकली देन कभी सेंटेंस में देखने को मिले तो एक हिंट मिल जाता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री, कि कहीं ना कहीं उससे पहले जो डिग्री होगी कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी दोस्तों क्या बनेगा, मोर इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा, द वर्क ऑफ एन अनएजुकेटेड फार्मर, ठीक है, इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ अ प्रोफेसर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपैरिजन किया गया है प्रोफेसर के काम को लेके और हमारे जो अनएजुकेटेड फार्मर है उसके काम को लेके यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो कॉम्परेटिव डिग्री का हम यूज़ करेंगे तो इंपॉर्टेंट लिखना गलत हो जाएगा। वैसे भी देन ने आपको हिंट दिया कि इससे पहले जो डिग्री आएगी वो कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, तो इंपॉर्टेंट लिखना गलत है। तो वजह इसके क्या लिखेंगे, मोर इंपॉर्टेंट, इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ अ प्रोफेसर। तो बी पार्ट में यहाँ पे दोस्तों हमारी एरर थी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हायर यू शुड कीप योर ज्वेलरी इन अ लोकर। देखिए यार, पहले तो पढ़ने मात्र से एक क्लियर चीज होगी आपको यहाँ पे, यानी पढ़ने मात्र से एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस सेंटेंस में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में दोस्तों कंपैरिजन है ही नहीं, तो इसका मतलब हायर शब्द यूज करना गलत हो जाएगा। हम सिर्फ बता रहे हैं एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हायर नहीं आएगा, क्या आएगा, हाई आएगा। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि जो आप कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे। एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हाई यू शुड कीप योर ज्वेलरी इन अ लोकर। तो कहीं ना कहीं जो एरर है दोस्तों वो बी पॉइंट में यहाँ पे बन जाएगी, बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। कुछ क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों, मैं चाहूंगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से कीजिए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं भाई। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके बीच है, शी आस्क्ड हिम what it was that made him stronger and braver than any man। देखो काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो गया होगा भाई कि जो एरर है दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एरर है आपको सी पार्ट में नजर आई होगी। एरर क्या है यहाँ पे, एनी के ठीक बाद हमें यहाँ पे अदर लिखना चाहिए। एनी के ठीक बाद हमें क्या लिखना चाहिए, अदर, यानी होना चाहिए था एनी अदर मैन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एनी मैन। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को लेकर एरर थी। देखिए ये बात आपको एडजेक्टिव टॉपिक में काफ़ी डिटेल से समझाई गई है भाई, आप काफ़ी बच्चे जानते भी हो कि जब भी मान लो सेम थिंग्स के बीच कंपैरिजन किया जाए या सेम क्लास के बीच मान लो जब कंपैरिजन हो, ऐसी सिचुएशन में जिस भी सब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं भाई उसको रेस्ट क्लास से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम ऑल के बाद, नो के बाद या एनी के बाद दोस्तों अदर शब्द का यूज करते हैं। आई रिपीट, मैंने कहा वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कंपैरिजन सेम थिंग्स के बीच किया जाता है, सेम क्लास के बीच किया जाता है, लेकिन जब एक को बाकी सबसे अलग करना होता है, अलग दिखाना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑल के बाद, नो के बाद या एनी के बाद हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, अदर शब्द का यूज करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे एक पॉइंट था, तो सी पार्ट में दोस्तों एरर थी। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ till he was assassinated was in considerable measure the life of the nation as well is the most intelligent। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से कीजिए। उम्मीद है काफी बच्चों ने एफर्ट्स लगाए होंगे और आंसर आया होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया होगा भाई कि जो एरर है वो ए पार्ट में है दोस्तों। देखो यहाँ जो बात है ना की गई है गांधी जी की जो लाइफ है ना उसके मतलब दूसरे हिस्से की, गांधी जी के लाइफ के दूसरे हिस्से की। तो यहाँ पे लेटर पार्ट लिखने का जो तरीका है ना वो थोड़ा गलत हो जाएगा। LATER नहीं लिखना चाहिए हमें लिखना चाहिए LATTER, यानी बाद वाला जो हिस्सा है उसकी बात की गई है, उसके दूसरे हिस्से की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं लिखने का जो तरीका था लेटर को वो गलत था, हमें लेटर शब्द का यहाँ पे यूज करना चाहिए LATTER।
अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, रीड एक्सप्लेनेशंस टेस्ट सीरीज फॉर इट कीप्स यू अपेस विद द लास्ट ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। देखो अपेस का मतलब होता है झटपट, है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। रीड एक्सप्लेनेशंस टेस्ट सीरीज फॉर इट कीप्स यू अपेस विद द लास्ट ट्रेंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, देखो यहाँ जो गलती है दोस्तों वो है आपके डी पार्ट में। एरर क्या है भाई, लास्ट ट्रेंड नहीं होता, लेटेस्ट ट्रेंड होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो लास्ट ट्रेंड्स लिखना ही गलत हो जाएगा, लास्ट की बजाय क्या लिखना चाहिए था, लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो यहाँ पे इसी पार्ट को लेके एरर है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, MS धोनी स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज देन इन द प्रीवियस वन। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो यहाँ पे भी काफी बच्चों का आंसर आया होगा। जो एरर है दोस्तों वो है कहीं ना कहीं ए पार्ट में। एरर क्या है भाई, आप सभी जानते हो कि रन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, काउंटेबल सेंस में यूज किया जाता है। और जब रन्स काउंटेबल है तो इससे ठीक पहले दोस्तों लेस वर्ड यूज नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड लिखना ही गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए था, फ्यूअर शब्द को यूज करना चाहिए था इस सेंस को दिखाने के लिए। तो MS धोनी स्कोर्ड फ्यूअर रन्स, इस तरीके से लिखना चाहिए। तो लेस लिखना गलत हो जाएगा। तो ए पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर है। अब आते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन पर। लेट हर टेक एज मच बुक्स एज शी वॉन्ट्स। देखो यहाँ पे भी जो एरर है वो इसी पैटर्न पर बेस्ड है जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं बुक्स जो है वो काउंटेबल है, तो उससे पहले मच शब्द यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। तो मच की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे मैनी शब्द का यूज करना चाहिए था। तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर है भाई। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब आते नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश इनको लेकर भी पहले आप कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे भी कवर करने की कोशिश करते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके बीच क्या है, द पायरेटेड टेक्नोलॉजी हैज नॉट ओनली क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक डेंजर बट ऑल्सो डैमेज्ड इकोनॉमी इंटरेस्ट्स। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो यहाँ एक लॉजिकल पॉइंट आपको नजर आया होगा दोस्तों। यहाँ पे डी पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरेस्ट्स, जो कि अपने आप में एक नाउन है। और नाउन से ठीक पहले जो ये इकोनॉमी शब्द है ये भी नाउन है भाई। और जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि एक नाउन को क्वालिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव करता है, ना कि दूसरा नाउन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो हमें लिखना पड़ेगा इकोनॉमिक। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को यहाँ पे सही करेंगे। तो डी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर थी। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड द पैशन इट रिलेट्स टू बी whatever gives immediately pleasure or pain to the human mind। एक बार फिर से देखिएगा क्या बोल रहा है वो। पोइट्री इज द लैंग्वेज, पोइट्री जो है एक लैंग्वेज है किस चीज की, इमेजिनेशन की। एंड द पैशन इट रिलेट्स टू बी whatever gives immediately pleasure और पेन टू द ह्यूमन माइंड। ठीक है, देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको सी पार्ट में एरर नजर आ रही होगी दोस्तों। सी पार्ट में क्या नजर आई, ये भी इसी पैटर्न पर बेस्ड नजर आया क्वेश्चन। प्लेजर जो शब्द है ये अपने आप में एक नाउन है, और इमीडिएटली जो वर्ड है दोस्तों ये एक एडवर्ब है। और हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव का होता है। तो हमें इमीडिएटली की नहीं, इमीडिएट की जरूरत है, इमीडिएट प्लेजर। तो कहीं ना कहीं सी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर थी। उम्मीद है भाई बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्या है, द अपार्टमेंट इज एज गुड इफ नॉट बेटर। अच्छा, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट नजर आ रहा है। दो बार नहीं है, शायद एक ही बार नोट है यहाँ पे, तो दो बार आप नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। दो नेगेटिव वर्ड एक साथ ऐसे नहीं दिखाने होते। तो यहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, द अपार्टमेंट इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन। अच्छा, यहाँ पे भी दोस्तों इस क्वेश्चन में तो काफी गड़बड़ नजर आ रही है भाई, मिस प्रिंट ही है ये भी शायद दोस्तों। THEN नहीं होता देन यहाँ पे, है ना। कॉम्पैरेटिव पर्पज से जब हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे THAN। तो THEN यूज करना गलत हो जाएगा। देन द वन दे स्टेड लास्ट ईयर। इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है
द अपार्टमेंट इज एज गुड इफ नॉट बेटर, और ये वाला देन लिखा हुआ है भाई, है ना, हम मान लेते हैं कि ये वाला देन लिखा हुआ है, देन द वन दे स्टेड लास्ट ईयर। भाई ये मिसप्रिंट हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस में अभी भी कोई गलती नजर आ रही है, द अपार्टमेंट इज एज गुड। अच्छा दोस्तों एक गलती यहां पे नजर आ रही है, अब आपको एज गुड एज होना चाहिए, बी पार्ट में एरर है भाई। जैसे कि आप सभी जानते हो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज किया जाता है। एज के बीच की जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री होती है, तो एज के बाद यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, उसके ठीक बाद हमें यहाँ पे एज की रिक्वायरमेंट है जो कि नहीं लिखा हुआ है। या फिर पॉजिटिव डिग्री किसके बीच आती है दोस्तों, सो और एज के बीच भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। भाई ये बात तो एडजेक्टिव प्रैक्टिस सेट 1 में भी डिस्कस की गई थी, और एडजेक्टिव के टॉपिक में तो डिस्कस की ही गई थी कि हम एज के बीच या सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। और दूसरा दोस्तों आपने समझा था कि एज को हम किसी अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन सो एज का जो पेयर होता है वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। दूसरा दोस्तों आपको एक चीज पहले से ही क्लियर है कि जब एक ही सेंटेंस के अंदर हमें पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दिखानी होती है, तो पॉजिटिव डिग्री दिखाने का तरीका हमारा ये होता है, और उसी सेंटेंस में अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री भी दिखानी है भाई, तो हम किसी न किसी कंजंक्शन का यूज करते हैं दोस्तों, और उस कंजंक्शन के बाद हम अपनी कंपैरेटिव डिग्री दिखाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद हम यूज करते हैं देन का, या टू प्रेपोजिशन भी यूज कर लेते हैं सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा भाई। क्लॉजेज आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों, हो सकता है वो कॉम्परेटिव डिग्री वाला फेस पहले दिखाए और पॉजिटिव डिग्री वाला फेस बाद में दिखाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं द अपार्टमेंट इज एज गुड एज, यहाँ पे देख सकते हैं एज गुड एज, यहाँ पे कंजंक्शन है, ये रहा कंजंक्शन आपका। उसके ठीक बाद देखिए दोस्तों, कंजंक्शन के बाद आपने कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया है बेटर देन। तो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को लेके यहाँ पे एरर था कि बी पार्ट में एरर है, बाकी दोस्तों ये मिसप्रिंट आपको दिख रहा होगा। तो सिंपली आपने समझा, जब एक ही सेंटेंस के अंदर हमें पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री दिखानी होती है तो हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन के मतलब कंजंक्शन की हेल्प से ही हम पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में दिखा सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री को लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों, इनमें से कोई एक रहेगा, और कॉम्परेटिव डिग्री लिखने का तरीका आपका ये रहेगा। तो ये बी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पीछे दोस्तों, द बॉय हु वॉज गिल्ट फॉर हैविंग ब्रोकन द विंडो ग्लास केम आउट विद द ट्रूथ। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो यहाँ जो एरर है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही होगी ए पार्ट में, है ना। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, द बॉय हु वॉज गिल्ट फॉर हैविंग ब्रोकन द विंडो ग्लास केम आउट विद द ट्रूथ। एरर क्या नजर आ रही है भाई, यहाँ पे दोस्तों हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो द बॉय हु वॉज गिल्ट नहीं आएगा, द बॉय हु वॉज गिल्टी आएगा, द बॉय हु वॉज गिल्टी। तो कहीं ना कहीं ए पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एरर है, सीधी सी एरर थी, पढ़ने मात्र से क्लियर हो गया होगा भाई, कॉमन सेंस से भी निकल गई होगी काफी बच्चों की एरर ये। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, देखो गिल्ट शब्द एक नाउन है, गिल्टी एक एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज अ क्लीन मैन in politics as well as in his person dealings. Okay, it goes to his credit that he was a clean man in politics as well as in his person dealings. देखो सीधी सी और सिंपल से एक एरर नजर आई होगी दोस्तों यहाँ पे, है ना, सीधी सी और सिंपल से एक एरर नजर आई होगी कि कहीं ना कहीं जो एरर है दोस्तों वो है आपके डी पार्ट में। होना क्या चाहिए, इन हिज पर्सन डीलिंग्स नहीं आएगा, इन हिज पर्सनल डीलिंग्स होना चाहिए। पर्सनल क्या होना चाहिए, इन हिज पर्सनल डीलिंग्स। उम्मीद है सीधा सा क्वेश्चन था दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले भी आपने कवर किए थे, इससे ठीक पहले भी आपने कवर किए थे कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डीलिंग्स जो है अपने आप में नाउन है, तो नाउन से ठीक पहले दोस्तों एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो पर्सनल लिखना पड़ेगा, पर्सनल डीलिंग्स। तो डी पार्ट में यहाँ पे एरर है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आपने किए हैं ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पैटर्न पर बेस्ड था, 7th भी था, और ये अभी आपने एक क्वेश्चन और देखा यहाँ पे। अब आते हैं भाई अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा एक कोशिश फिर से पहले आपकी तरफ से की जाए और उसके बाद इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो इस सेंटेंस में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जो एरर नजर आएगी वो है आपके, अगर मैं 11th की बात करूं तो सी पार्ट में नजर आई होगी दोस्तों। सी पार्ट में क्या एरर नजर आई होगी, every scientific invention has proved much harmful to society than beneficial। ठीक है, अच्छा यार यहां जो एरर है ना भाई वो क्या नजर आ रही होगी दोस्तों। देखो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, कंपैरिजन किया जा रहा है। और कंपैरिजन को जब भी हम दिखाना चाहेंगे तो उसके लिए तो कॉम्परेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें कॉम्परेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें लिखना चाहिए एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड। यहाँ पे मस्त तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ठीक बाद हमें यहाँ पे एक कॉम्परेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी एक हिंट मिल रहा है, देख सकते हो दोस्तों, देन लिखा हुआ है। बेसिकली देन से हमें क्या समझ में आता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री, जो कि नहीं लिखा हुआ है, तो हमें लिखना चाहिए मच मोर हार्मफुल। एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच मोर हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। इस तरीके से हमारा सेंटेंस यहाँ पे सही बन जाएगा। तो जो एरर है दोस्तों वो सी पार्ट में है। आई रिपीट, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन का सेंस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। देखो एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई भी साइंटिफिक जो इन्वेंशन है ना वो मतलब हार्मफुल ज़्यादा नज़र आ रही है कॉम्परेटिवली किस चीज़ के, उसके फायदे के। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्परेटिव पर्पज से हमें चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे भी देन यहाँ पे यूज़ किया गया है, जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री, यानी कहीं ना कहीं कॉम्परेटिव डिग्री आनी चाहिए सेंटेंस के अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मफुल, तो ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए, मोर हार्मफुल होना चाहिए, मोर हार्मफुल टू सोसाइटी देन, इस तरीके से बनेगा। मच बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एम्फेटिकली जब किसी बात को दिखाना चाहते हैं तो हम मच का यूज कर लेते हैं, मच मोर हार्मफुल, तो ये लिखना सही हो जाएगा। तो एरर है दोस्तों सी पार्ट में। तो उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देखिएगा। मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स। तो सिंपली काफी बच्चों का आंसर यहाँ पे भी आ गया होगा भाई, यहाँ पे भी आ गया होगा भाई। देखो यार कहीं ना कहीं जो एरर है आपको नजर आई होगी यहाँ पे ए पार्ट में, बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड है। देखो मटन इज मोर हार्ड नहीं आएगा यहाँ पे, बजाय मोर हार्ड की क्या लिखना चाहिए, मटन इज मोर हार्ड नहीं होता, ये कहीं ना कहीं लिखना गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, देखो यहाँ पे भी देन दिखाया गया है, और देन जो है वो क्या दिखाता है दोस्तों कि कॉम्परेटिव डिग्री कहीं ना कहीं आएगी, और हमारी कॉम्परेटिव डिग्री मोर हार्ड नहीं होती, हार्डर होती है। हार्ड पॉजिटिव डिग्री होती है और कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, हार्डर। तो मोर हार्ड लिखना गलत हो जाएगा, तो हमें हार्डर लिखना चाहिए। मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स। तो सीधी सी और सिंपल सी एरर थी, ए पार्ट में दोस्तों एरर थी। अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों भाई, देन जो है ये देख सकते हैं आप, बेसिकली यहाँ पे भी कंपैरिजन ही किया गया है कि जो मटन है वो हार्डर है डाइजेस्ट करने में कंपैरेटिवली वेजिटेबल्स के। और यहाँ पे देन है तो इसका मतलब हम समझ गए कि कहीं ना कहीं कॉम्परेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मोर हार्ड नहीं होता है, हार्ड की कॉम्परेटिव डिग्री हार्डर होती है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका गलत था, तो ए पार्ट में दोस्तों एरर है। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन जियोग्राफी एंड साइंस। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, मैं चाहूंगा जल्दी से एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। ये भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 12। देखो एरर कहाँ है दोस्तों, लिखा हुआ है ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर। यार इजियर ही होता है, मोर इजियर नहीं होता, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को लेकर एरर है।
तो बी पार्ट में दोस्तों एरर है। वैसे भी दो कॉम्पेरेटिव डिग्री आप एक साथ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे मोर का यूज करना गलत हो जाएगा क्योंकि इजियर ऑलरेडी अपने आप में कॉम्पेरेटिव डिग्री है। तो हमें लिखना चाहिए था ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर इजियर देन जियोग्राफी एंड साइंस। तो बी पार्ट में दोस्तों यहाँ पे हमारी एरर थी। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई, द हायर वी क्लाइंब अप द माउंटेन द कूल वी फील। देखो क्वेश्चन क्या है, द हायर वी क्लाइंब अप द माउंटेन द कूल वी फील। एक चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम ग्रेजुअली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करते हैं, यानी धीरे धीरे या तो कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज घट रही है। जैसे मैंने कहा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ज्यादा बिल आएगा, जितनी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना कम बिल आएगा। तो कभी भी हमें ग्रेजुअली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिखाना है तो दोस्तों लिखने का जो हमारा तरीका होता है ना, वो क्या होता है सेंटेंस में, द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दूसरा जो फेस होगा वो भी ऐसे ही लिखना होता है, द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं द हायर वी क्लाइंब, द हायर वी क्लाइंब, तो ये बिल्कुल सही है, द हायर वी क्लाइंब अप द माउंटेन, ठीक है। दूसरा जो क्लोज दिखाया गया है, दूसरा जो फेस है वो भी देख सकते हैं, द कूल वी फील नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि कूल लिखना अपने आप में पॉजिटिव डिग्री और हमें यहाँ पे कॉम्पैरेटिव डिग्री चाहिए, तो हमें लिखेंगे द कूलर वी फील। तो जो एरर है दोस्तों वो सी पार्ट में है। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच क्या है, दिस बॉय इज मोर इंटेलिजेंट बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। देखो ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया गया था, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब एक ही सेंटेंस के अंदर हमें पॉजिटिव डिग्री और कॉम्पैरेटिव डिग्री दिखानी होती है, तो जो लिखने का तरीका होता है दोस्तों हमारा ये होता है कि पॉजिटिव डिग्री को हम या तो एज के पेयर के बीच रखेंगे या सो एज के पेयर के बीच रखेंगे। एज के पेयर के बीच हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन सो एज के बीच जो हम पॉजिटिव डिग्री दिखाते हैं दोस्तों वो नेगेटिव सेंस में दिखाते हैं। दूसरा कि कंजंक्शन की हेल्प से ही हम पॉजिटिव डिग्री और कॉम्पैरेटिव डिग्री को जोड़ सकते हैं, और कॉम्पैरेटिव डिग्री है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें देन की रिक्वायरमेंट होती है, या कभी कभार टू का भी हम यूज करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पे देख सकते हैं दिस बॉय इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पे देख सकते हैं मोर इंटेलिजेंट, ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है, बट ये कंजंक्शन आप देख सकते हैं नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज, यहाँ पे देख सकते हैं सो स्ट्रॉन्ग एज, यानी सो और एज के बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव डिग्री है, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव डिग्री दिखाई गई है और कॉम्पैरेटिव डिग्री दिखाई गई है, मोर इंटेलिजेंट। और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कॉम्पैरेटिव डिग्री के ठीक बाद यहाँ पे देन शब्द लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो हम लिखेंगे दिस बॉय इज मोर इंटेलिजेंट देन, मोर इंटेलिजेंट देन। ये देख सकते हैं एक बार फिर से, कॉम्पैरेटिव डिग्री है तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे देन लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था दोस्तों। तो यहाँ जो एरर है कहीं ना कहीं आपके बी पार्ट में है। उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यस्टरडे आई गेव यू 2 बुक्स, ठीक है, मतलब कल मैंने आपको 2 किताबें दी थी, सो वेयर इज डैश बुक प्लीज टेल मी। अब यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि ये जो ऑप्शंस है इनमें से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है कि आपका आंसर हो सकता है। देखो 2 में बात की गई है दोस्तों दूसरी की, यस्टरडे आई गेव यू 2 बुक्स सो वेयर इज डैश बुक प्लीज टेल मी। अब सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि हमें बोलना है कि वो जो दूसरी किताब है भाई वो कहाँ है, हम किसी एडिशनल की बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर होगा बी, वेयर इज द अदर बुक। तो आंसर आपका ये बन जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी, तो 16th का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब आते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। सेंटेंस की सेंस से भी क्लियर हो जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, यस्टरडे आई गेव यू 2 बुक्स सो वेयर इज द अदर बुक। तो दूसरी बुक कहाँ है भाई, प्लीज टेल मी, मुझे बताइए। वेयर इज नो अदर तो नहीं हो सकता, वेयर इज अनदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एडिशनल की बात करते हैं और हम यहाँ पे उन्हीं में से एक की बात कर रहे हैं, यानी दूसरी की बात कर रहे हैं, नन भी नहीं आ सकता है। तो ज़्यादा जो सुटेबल आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी बन जाएगा हमारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच है, बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, मतलब इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं, यू आर बेटर देन, कि आप बेहतरीन है, यू आर बेटर देन डैश इन द क्लास एंड
रीजन्स आर काउंटलेस। ठीक है, मतलब आप क्लास में बाकी जो भी दूसरा बच्चा है उससे क्या हो, बेहतरीन है, आप उससे बेहतरीन हो। तो इस तरीके का सेंस यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप बेहतरीन है दूसरे सभी बच्चों से, सभी बॉयज से जो आपकी क्लास में है। एंड रीजन्स आर काउंटलेस, और रीजन कैसे है, काउंटलेस है। तो इस तरीके का यहाँ पे सेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आएगा बेटर देन, बाकी सभी बच्चों के साथ कंपेयर किया गया है क्लास के, तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका रहेगा वो रहेगा डी। तो डी आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कैसे बनेगा आप देख सकते हैं, यानी सेंटेंस सही कैसे बनेगा, या ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट यू आर बेटर देन ऑल अदर बॉयज, क्योंकि सभी के साथ कंपेयर किया गया है। ऑल अदर, जो अन्य जो बॉयज है क्लास के, उनसे आप क्या हो, बेहतरीन है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों ऑल अदर बॉयज। तो कहीं ना कहीं जो आंसर है आपका बन जाएगा डी। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपके बीच है, ही अटैक्ड डैश ऑन अ डिफेंसलेस मैन एंड वॉज सेंट टू जेल फॉर दिस। तो फिर से कुछ ऑप्शंस आपके बीच है, ही अटैक्ड डैश ऑन अ डिफेंसलेस मैन एंड वॉज सेंट टू जेल फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कावर्डली, इन अ कावर्डली मैनर, कावर्डली मैनर, कावर्ड। देखो यार, सीधी सी बात ये है, अटैक्ड जो शब्द है ना अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है दोस्तों एडवर्ब। ये बात हम पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। जो कावर्ड जो शब्द है ना वो हमारा होता है नाउन, और नाउन को जब हम एडजेक्टिव के फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करते हैं तो हम इसमें एलवाई ऐड कर देते हैं नाउन में, तो बन जाता है हमारा कावर्डली। कावर्डली जो शब्द है वो अपने आप में दोस्तों होता है एक एडजेक्टिव। भाई नाउन में जब हम एलवाई ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। अब एडजेक्टिव में भी एलवाई ऐड करेंगे तो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन ये तो एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें ऑलरेडी एलवाई दिया गया है, इसका मतलब इसके बाद एलवाई तो ऐड नहीं कर सकते हम एडवर्ब बनाने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में, यानी इस तरीके के शब्दों को एडवर्ब बनाने के लिए जिसमें ऑलरेडी एलवाई है, हम क्या पैटर्न यूज करते हैं दोस्तों, इन प्लस ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव एलवाई वाला जो भी दिया जाता है, और उसके बाद मैनर या फिर वे शब्द का आप यूज करते हैं। यानी यहां पे इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, या फिर हम लिखेंगे इन अ कावर्डली वे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ब है, और यहाँ पे दोस्तों हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, और एडवर्ब क्या होगा, ये तो एडजेक्टिव है भाई, कावर्ड एक नाउन हो जाएगा, कावर्डली मैनर सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न हमारा ये होता है। तो आंसर कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा आपका बी। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे कि एडजेक्टिव टॉपिक में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आपको दोस्तों दिखाए गए थे, जैसे कि एक वर्ड और लिख के दिखा दे रहा हूं मैं ऐसा ही। जैसे कि मैंने कहा भाई माइजर, तो माइजर शब्द भी एक नाउन होता है दोस्तों, एडजेक्टिव क्या बनेगा, माइजरली, और एडवर्ब बन जाएगा इन अ माइजरली मैनर या इन अ माइजरली वे। इसी तरह जैसे मैंने कहा फ्रेंड, फ्रेंड का बन जाएगा दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेंडली, और एडवर्ब बन जाएगा इन अ फ्रेंडली मैनर या इन अ फ्रेंडली वे। और भी काफी सारी टर्म्स है जो कि आपको एडजेक्टिव टॉपिक में कवर कराई गई थी। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, देखिएगा, शी इज डैश टू आंसर एनी क्वेश्चन सो यू कैन काउंट ऑन हर ऑन दैट स्कोर। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखो यार यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। आप सभी जानते हो कि इनफ से पहले जो डिग्री आती है दोस्तों, जो भी एडजेक्टिव हम यूज करते हैं इनफ से ठीक पहले, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। तो शी इज वाइज इनफ होना चाहिए, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। वाइजेस्ट नहीं हो सकता भाई, ये तो लिखना ही गलत हो जाएगा। तो ये भी वाइजेस्ट लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा आपका भाई ऑप्शन ए और जो डी है वो तो सेम ही दिखाया गया है, दोनों गलत हो जाएंगे, और बी भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आप देख सकते हैं वाइज अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है, और आप सभी को पता है कि इनफ से पहले जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में लिखना होता है। तो हम लिखेंगे शी इज वाइज इनफ। तो 19th का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा भाई। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, हर मदर हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 मदर। ओके, हर मदर हैज बीन इल
for more than 2 mother, but now she is relatively, okay, now she is relatively, इसके बाद देखना क्या आएगा, now she is relatively क्या, इसके बाद बेस्ट आएगा, बेटर आएगा, मच बेटर आएगा या गुड आएगा। तो यहाँ दोस्तों डी आंसर होना चाहिए। कैसे समझ में आया प्लीज देखिएगा भाई। ये आपको ऐसे समझाया गया था कि कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिले रिलेटिवली, फेयरली या फिर कॉम्पेरेटिवली भी हो सकता है। मैं ईटीसी लिख दे रहा हूं दोस्तों, रिलेटिवली, कॉम्पेरेटिवली या फिर फेयरली। तो इनके ठीक बाद हमेशा जो डिग्री आती है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री आती है, इस बात का ध्यान रखें। एडजेक्टिव टॉपिक में काफी डिटेल से ये बात समझाई गई थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा गुड, क्योंकि बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, बेटर हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है, मच बेटर लिखना गलत हो ही जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो 20th का जो आंसर होगा वो बन जाएगा हमारा डी। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, प्राची इज द डैश ऑफ द 2 गर्ल्स हु थिंक देमसेल्व्स इंटेलिजेंट एंड वाइज। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों। मैं चाहूंगा ये कोशिश पहले आपकी तरफ से की जाए। चलिए दोस्तों समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, प्राची इज द डैश ऑफ द 2 गर्ल्स हु थिंक देमसेल्व्स इंटेलिजेंट एंड वाइज। देखो यार यहाँ पे आपको एक हिंट मिल रहा होगा, ऑफ द 2 गर्ल्स। वैसे भी आप सभी को डिटेल से समझाया गया था दोस्तों, जब भी हमें 1:2 देखने को मिले तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और उससे पहले आर्टिकल द देखने को हमें मिलता है। जब भी 1:2 नजर आए आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ द 2 गर्ल्स, प्राची इज द डैश ऑफ द 2 गर्ल्स, मतलब 1:2 आपको नजर आ रहा है। ये इस बात को ऐसे समझिएगा, जब भी आपको सेंटेंस में नजर आए दोस्तों ऑफ द 2, तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज करते हैं और उससे पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आर्टिकल द तो दिखाया ही गया पहले से ही, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो कॉम्पेरेटिव डिग्री आएगी। बेस्ट नहीं हो सकता है, मोर बेस्ट नहीं हो सकता है, मच बेस्ट नहीं हो सकता है। आंसर बचा डी आपका। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी। उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, इन माई बुक सचिन तेंदुलकर इज डैश प्लेयर अमंगस्ट अस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई। तो मैं चाहूंगा एक कोशिश पहले आपकी तरफ से ही की जाए दोस्तों। इन माई बुक सचिन तेंदुलकर इज डैश प्लेयर अमंगस्ट अस। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट, ओके, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट, ओके, द हम्बलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, उसके बाद है हम्बलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस आप देख सकते हैं आपको दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आंसर बन सकता है हमारा वो क्या बनेगा, इन माई बुक सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट, सभी सेम लिख रखे हैं भाई। और उसके बाद है द हम्बलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, और फिर है हम्बलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इन माई बुक सचिन तेंदुलकर इज डैश प्लेयर अमंगस्ट अस। तो यहाँ जो आंसर हो सकता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपका बनेगा, वो पहले हम्बलेस्ट हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसके बाद लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो सी बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा, इन माई बुक सचिन तेंदुलकर इज द हम्बलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। तो लिखने का जो तरीका रहेगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों है प्लीज़ देखिएगा। एक तो ये बात समझिएगा भाई, ये दोनों ही बातें सचिन तेंदुलकर के लिए कही गई है भाई। हम्बलेस्ट और जो मोस्ट इंटेलिजेंट दोनों ही बातें जो हैं वो सचिन तेंदुलकर के लिए कही गई है। तो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पे 2 बातें दिखाई गई है। तो आर्टिकल तो एक ही आएगा दोस्तों, आर्टिकल आएगा ऐसी सिचुएशन में जो हमारा जो पहला शब्द होता है उसके साथ। ठीक है, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं आता है। हालांकि सही होने को ये भी हो सकते थे द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट। यहाँ पे 2 ऑप्शन एक साथ दिए गए हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हम्बलेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इनकी तरफ मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हो जाती हैं चीज़ें, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों
कि जब भी हम इस पैटर्न पर दिखाते हैं, वैसे तो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि द मोस्ट इंटेलिजेंट पहले लिख सकते हैं, बाद में हम्बलेस्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल आप एक के साथ ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो जो ऑप्शन है वो सेम दिए गए हैं। और ज़्यादा अच्छा दोस्तों इस केस में क्या समझा जाता है कि हम हम्बलेस्ट को पहले लिखें और जो इंटेलिजेंट वाली जो क्वालिटी है वो हम बाद में दिखाएं। पहले हम जो हम्बल वाली जो क्वालिटी है वो दिखाएं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो आंसर बन जाएगा वो यही बन जाएगा। और ये इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का जो यूज़ करना होता है वो फर्स्ट के साथ यूज़ करना होता है आर्टिकल दा का, ना कि सेकंड के साथ यूज़ करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा जो सुटेबल आंसर होगा हमारा सी बन जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, आई गेव हर डैश मनी बिकॉज आई हैड टू बाय अ फ्यू आइटम्स ऑफ फर्नीचर एंड सम आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस एंड इट वॉज टू फॉल शॉर्ट विद मी। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो यार सेंटेंस का सेंस समझिएगा, आई गेव हर डैश मनी बिकॉज आई हैड टू बाय अ फ्यू आइटम्स, क्योंकि आपको कुछ मतलब आइटम्स खरीदने थे फर्नीचर के। तो इसका मतलब ये होगा ना दोस्तों आपने उसको कुछ पैसा दिया होगा। अब यहाँ पे मनी शब्द तो अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब फ्यू नहीं आ सकता है, दा फ्यू नहीं आ सकता है। लिटल शब्द नेगेटिव होता है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ पैसा दिया है आपने, तो आंसर हो जाएगा बी आपका। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द पेशेंट इज ग्रेजुअली बिकमिंग। अब बिकमिंग के ठीक बाद क्या आएगा? देखो यार यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको देखने को मिले गेट, बिकम या फिर ग्रो, भाई टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब इनकी वर्ब की जो फॉर्म्स है वो चेंज की जा सकती है, किसी भी टेंस में इनको यूज किया जा सकता है। गेट, बिकम या ग्रो के ठीक बाद दोस्तों याद रखिए कॉम्परेटिव डिग्री यूज की जाती है। तो कहीं ना कहीं बिकमिंग के बाद की जो डिग्री रहेगी वो कॉम्परेटिव डिग्री रहेगी। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ये गलत हो जाएगा, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट तो लिखना गलत हो जाएगा यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, क्योंकि इनके ठीक बाद रिक्वायरमेंट होती है कॉम्परेटिव डिग्री की। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, कैन यू प्लीज गिव मी डैश बुक्स ऑन कॉमन एरर्स, आई विल रिटर्न देम टुमारो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ जो रिक्वायरमेंट है मतलब इस जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ब्लैंक में देखे क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो दोस्तों हमें लिखना चाहिए सर्टेन। अगर ये होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो हम लिखते असर्टेन। अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम क्या लिखेंगे? सर्टेन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बी आपका आंसर बन जाएगा। देखो एन सर्टेन तो वैसे ही नहीं होता है ना, क्योंकि एन आर्टिकल यूज करना ही गलत हो जाएगा। सर्टेन का साउंड जो है वैसे भी वोवल साउंड नहीं है भाई, और सर्टेन से पहले आर्टिकल दा लिखना वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिकल दा की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं भाई। ठीक है, तो जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम आर्टिकल दा का यूज क्यों करेंगे? तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बी आंसर बन जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा। उम्मीद है आपको यहाँ तक का पैटर्न समझ में आया होगा। इसी के साथ क्लास को स्टॉप करना चाहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। कोशिश रहेगी कि कुछ प्रोडक्टिव हम आपके लिए लेकर आएँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।